आप और आपके परिवार ने समाज से संबंधित बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। कैसे कोविड के दौरान आपने लोगों की मदद की? नाहन शहर छोटा है, कहीं भी मास्क उस टाइम में उपलब्ध नहीं थे। तो मैंने घर में अपनी वाइफ से बात की, तो उन्होंने कहा इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने नए कपड़े पड़े हमने वो सारे निकाले, उन्होंने खुद मशीन ली और लगभग 2000 मास्क अपने अकेले ने उन्होंने बनाए और लोगों में बांटे। सेवा भारती की अभी हम बात कर रहे थे, अगला मिशन क्या है सेवा भारती का? आजकल जैसे हिमाचल में आपने देखा होगा कि मंडी एरिया, कुल्लू एरिया में बहुत भीषण बाढ़ आई है, आपदा। कई लोगों की जानें भी गई हैं, तो उसमें हमारे स्वयं से हर घर जाकर उनको राशन के बिस्तर, खाने के बर्तन और इवन बनाने के बर्तन और गैस चूल्हे तक प्रोवाइड कर ये कार्य सेवा भारती ने संभाला हुआ है। सेवा भारती ने वहाँ लोगों को फ्री खाना दिया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी रही है आरएसएस के साथ साथ। कुछ ऐसे उनके पर आरोप भी लगते रहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर धर्म के विरोध हैं या फिर उनके अंदर ही जातिवादी भी बहुत है। जहाँ तक जातिवाद का सवाल है, हमें इनडायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाएं। मेरे को फोन आता है कि भाई साहब ऐसे खाने की व्यवस्था, तो मैं कभी कोई चीज नहीं बनवा देते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे। और घर में भी सिर्फ एक चीज आप प्रोवाइड, भाई जैसे दाल करनी है अभी 50 लोगों के लिए, तो दाल आपके घर से आएगी। मैं कहा फिर चपातियाँ कितनी, कि ना, वो भी एक संख्या है, एक घर से 10 चपाती, ताकि किसी को ये ना लगे कि किस जाति के घर से आ गई, हर एक वर्ग से उठाएंगे वो। ये एक हमारा एक सिस्टम है ये आरएसएस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशली हिमाचल से आए हैं, हिमाचल में भी नाहन शहर से आए हैं हमारे पास, और अपनी एक एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी जीवन को शेयर करना चाहते हैं। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पेशे से एक बैंकर रह चुके हैं और आज के टाइम में ये समाज कल्याण के विभिन्न तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर इतनी दूर से यहाँ पर आए। मैं आपका सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक सामाजिक कार्य के लिए मुझे चुना है, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मैं योगेश्वर गौतम भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हूँ और लगभग मैंने 38.5 साल बैंक में कार्य किया है। और आजकल मैं अपने कुछ पुरानी जो मतलब हॉबीज़ हैं, जिसमें कि एक सेवा कार्य भी मेन है, उसमें लगा हुआ हूँ। तो सर, पहली बात तो पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नाहन से ऑल द वे टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं। और हमें बुलाना आपको इसलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि आप और आपके परिवार ने समाज से संबंधित बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, और अगर वो कार्य ऑडियंस तक ना पहुँचे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पॉडकास्ट करने का। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि जन सेवा में आपका परिवार हमेशा से जुड़ा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप संक्षिप्त में या ब्रीफ में बताएं कि ये पहली बात तो स्टार्ट कैसे हुआ, आपके दादाजी ने किया या उनके भी पिताजी ने किया, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ और अभी ये कहाँ पे पहुँच चुका है, मतलब आपके लेवल पे अभी आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में हमारा परिवार जो है वो सामाजिक कार्य से शुरू से जुड़ा हुआ है। आरंभ से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी समाज सेवा में लगे हुए थे। वैसे वो व्यवसाय से कर्मकांडी ब्राह्मण थे, परंतु उनका जो आउटलुक था वो इतना ब्रॉड था उस समय में भी कि आप आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कभी भी जाति भेदभाव नहीं किया। हमें याद है कि हम भी जब बच्चे थे, अगर हमारे घर में सफाई कर्मचारी या परिवार में आता था तो कभी हम उसको बाई नेम नहीं बुला सकते थे। हमें ये शिक्षा दी गई थी, ये आपसे बड़े हैं, ये आपके बाबा जी हैं। आयु के हिसाब से हमें उसको बुलाना पड़ता था, कभी हमें ये नहीं लगा। और ऐसे ही लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर परिवार के पास आते थे। पुराने समय में अगर अच्छा ब्राह्मण है कोई या कर्मकांडी है तो उसका हर समाज में, पूरे परिवारों में एक ऐसा प्रभाव होता था कि कोई भी कार्य सलाह किए बगैर नहीं होता था। मुझे अभी मतलब मेरे को तो अभी याद आता है कि हमारे एक कर्नल साहब हैं रिटायर्ड, तो कई बार वो गाड़ी लेके आए
चले होते थे, मैं बाज़ार से आया पैदल हूँ तो वो गाड़ी रोक के बिठा लिया। तो एक दिन वो लगे कहने के घर की बात चल पड़ी, आना जाना था, हमें भी पता था कि इनके घर में हमारा आना जाना रहा है। तो कहने लगे कि हमारे घर में तो मिस्र जी की चलती थी, हमारे फादर को वो मिस्र जी बुलाते थे। तो मैं हैरान हुआ, अभी मिस्र जी की चलती थी। मैं समझा कि जी कोई भी निर्णय जो है जब तक उनकी स्टैंप नहीं लगती थी वो निर्णय घर में नहीं होता था, चाहे वो कोई भी कार्य है, छोटे छोटे कार्य भी उनकी उससे सलाह से लिए। इसका मतलब ये लगता है हमें कि हमारे उनकी इतनी पूछ इसलिए थी क्योंकि वो निष्भाव से, कोई अपना उनका लालच नहीं होता था उसमें, फ्री में वो लोगों को सलाह देते थे और उनकी हेल्प के लिए तैयार रहते थे। अब बात कर लेते हैं कि आजकल जो आप समाज जन कल्याण के कार्य में आप लगे हुए हैं, एक संस्था है जिस संस्था का नाम है सेवा भारती, जिसके साथ आप अभी एसोसिएटेड है। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक जैसे कि आप हमने विदाउट कैमरा जो हम बात कर रहे थे, जो आपने बताया बहुत अच्छी तरीके से, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को भी बताएं कि कैसे कोविड के दौरान आपने लोगों की मदद की, अभी आपका कार्य किस लेवल तक पहुँच चुका है और आगे आने वाले समय में आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं। मुझे कोविड के समय की याद है कि शुरू में जब सरकार से भी एक न्यूज़ आई कि भैया आप सबको घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलना है तो आपने प्रिकॉशन लेनी है, उसमें मास्क लगाना जो था एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन थी। तो अब समस्या ये थी कि नाहन शहर छोटा है और वैसे भी मेरा ख्याल कहीं भी मास्क उस टाइम में उपलब्ध नहीं थे। तो मैंने घर में अपनी वाइफ से बात की, मैं कहा भाई ये समस्या आई है और सेवा भारती के एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कुछ फ़र्ज बनता है इसके लिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा कीजिए अपने जितने भी आपके ये ट्रंक हैं इनको खोलिए, इनमें जितने नए कपड़े पड़े हैं वो निकाल दीजिए। हमने वो सारे निकाले, उन्होंने खुद मशीन ली और लगभग 2000 मास्क अपने अकेले ने उन्होंने बनाए और वो बनाने के बाद हमने वो वहाँ पे जो पार्षद होते हैं हमारे, उनके माध्यम से लोगों में बंटवाया, वितरण करवाया। उसके बाद तो धीरे धीरे मास्क खैर बाज़ार में आने शुरू हुए। फिर आई समस्या कि भाई अब बाज़ार से कैसे लेंगे। तो मैं पहला आदमी था, मैं कहा भाई साहब ऐसा है कि 2000 मास्क बाज़ार से लेके मैं दूंगा, उसके कि जी बिल क्या क्या होगा। मैं कहा आप निश्चिंत रहिए, बिल हो जाएगा, पेमेंट हो गई। इस तरह से जब मैंने ये समाचार अपने फेसबुक अकाउंट पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला तो लोगों की इतने फ़ोन आने शुरू हुए कि भाई साहब आप हैं इससे जुड़े हुए और हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों ने फेस वैल्यू कह लीजिए इसको, या उनको हम मेरे में विश्वास कह लीजिए, परिवार में विश्वास कह लीजिए, बहुत ही योगदान मिला। कुछ लोगों ने राशन, फिर उसके बाद शुरू हुआ कि जी होटल वगैरह सब बंद, ढाबे बंद। तो नाहन में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कोविड का पेशेंट्स को रखा जाता था और उनके जो अटेंडेंट होते थे वो भी साथ रहते थे। अब उनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो। तो हमारे स्वयंसेवकों ने सलाह करके हम लोगों ने सब ने तो ये व्यवस्था की कि ये भोजन की व्यवस्था जो है वो हम खुद करेंगे। माध्यम हम बने, सहयोग हमें आरएसएस से पूरा मिला है, लोगों से राशन वगैरह मिला, सब हुआ। हमने ये हमारे पास नाहन में एक सेवा भारती का अपना कार्यालय है, वहाँ पर भोजन तैयार हुआ, हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड, और उसको उसी तरह से पैक करके हम लोग सुबह शाम 2 टाइम लगभग 300 खाने सुबह और 300 शाम को हॉस्पिटल में गाड़ी से जाते थे, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। और ये कार्य हमारा तकरीबन 2.5 महीने चला। सर ये तो आपने अभी जो बताया कि सेवा के कार्य तो आप और आपका परिवार हमेशा से करते आया है। अभी हमने ऑफ कैमरा जब बात की थी तो आपने एक डिस्पेंसरी का जिक्र किया था जिसमें ना ही आपको किसी संस्था से उस टाइम पे सपोर्ट मिला था, इंडिविजुअल लेवल पे या कुछ फ्रेंड्स के साथ आपने वो स्टार्ट किया। उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग यूथ में भी ऐसे हैं जो कि करना तो चाहते हैं, फंडिंग एक सेकेंडरी एस्पेक्ट हो जाता है कि वो बाद में शायद किसी को हेल्प करने लोग आने लग जाते हैं आगे, लेकिन स्टार्ट करना और स्टार्टिंग के जो चैलेंजेस आपने कहीं ना कहीं फेस किए होंगे वो क्या थे?
उसमें ऐसा है कि मेरे एक बचपन के मित्र हैं डॉक्टर ज्ञानचंद, जो कि हिमाचल सरकार से निदेशक पद, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पद से रिटायर हुए हैं। वो वैसे बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बहुत ही हमारी अंतरंग दोस्ती है। तो उनसे एकदम बात हुई तो वो कहने लगे कि यार लोगों को हॉस्पिटल में तो लाइन में कितनी दिक्कत आती है, ये आती है। और उनका कुछ जो इलाज करने का तरीका है वो ऐसा था कि इवन मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी कई बार डॉक्टर्स पेशेंट्स को उनके पास भेज देते थे। तो उनसे बात हुई तो कहने लगे कि बोल कैसे कर सकता है। मैं कहा देखिए स्थान का व्यवस्था मैं करूँगा, मेडिसिन्स की व्यवस्था मैं करूँगा, जितने आपको इक्विपमेंट चाहिएंगे उनकी व्यवस्था मैं करूँगा, सेवा आपने देनी है। तो उसके लिए वो एकदम तैयार हो गए और हमने उनके लिए बाकायदा एक ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है डिस्पेंसरी का। हम बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। और उसमें कुछ प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें होती हैं, जैसे डायग्नोस्टिक टेबल आपको चाहिए, आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए पूरे मेडिकल के, और एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। तो हमने वो पूरा किया। इस कार्य के लिए सबसे पहले हमारे ब्राह्मण सभा की तरफ से हमने एक कमरा लिया, जिनका सहयोग रहा है। शुरू में उन्होंने हमें फाइनेंशियल भी थोड़ी बहुत हेल्प की है, पर धीरे धीरे वो हटते चले गए। पर मेरा जो परिवार था उसने मेरे को इसमें काफ़ी सहयोग दिया। परिवार के सदस्यों ने मासिक अनुदान देना शुरू कर दिया, उससे हमने चलाया। धीरे धीरे वो भी हटने शुरू हुए। फिर मैंने ऑन माई ओन कुछ फंड इकट्ठा लमसम लेकर एक ट्रस्ट फ्लोट किया, जिसका नाम पंडित पद्म स्वरूप गौतम वाचस्पति गौतम चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो मैं उसको आज भी चला रहा हूँ। उसमें हमारे पास काफ़ी फंड्स हैं। उस ट्रस्ट के माध्यम से भी हम कई गरीब कन्याओं की शादी के लिए देते हैं, कोई बीमार है उसके लिए देते हैं। और इसी तरह से अब मेरा विचार आया है कि नाहन में एक संस्कृत कॉलेज है। उस कॉलेज में पढ़ने वाले कन्याओं को जो टॉप और मेरिट में होंगी और किसी कारण से वो पूरा खर्चा वहन नहीं कर पाएंगी, उनके लिए मैंने कॉलेज वालों को बोला है कि 2 बच्चों के फीस और बुक्स का खर्चा मैं ट्रस्ट के माध्यम से वहन करूँगा। ये चलो। और ये हमारी डिस्पेंसरी लगभग 10 साल चली है। इसमें अब समस्या आई कि दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, बाज़ार से दवाई लेके आप नहीं दे सकते। तो हमने संपर्क किया एक फैक्ट्री वाले को, पर व्यक्तिगत तौर पे मैं जाके उससे मिला, उससे बात हुई। तो कुछ पर्सनैलिटी या जो भी है, कैसे बात करने का तरीका था, या उसको हमारे कार्य पसंद आया, भी अच्छे काम के लिए लगे हैं। तो उसने कहा कि भाई साहब दवाइयाँ जो हैं मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दूंगा। अब उन दवाइयों को वहाँ से लाने की समस्या, नाहन में तो कोई ऐसी फैक्ट्री है नहीं। तो उसके लिए भी हमने, हमारे एक कज़न ब्रदर हैं, तो वो फैक्ट्री में काम करते थे कालाम। तो पहले फैक्ट्री वाले से, दवाई बनाने वाले से बात की। मैं कहा भाई साहब कालाम में भी एक आपकी फैक्ट्री है कि जी है, पर उसमें सारी दवाइयाँ नहीं बनती, आपकी हम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएंगे। तो मैंने कहा वो आप इकट्ठी करके अम्बाला से कालाम तक अपनी गाड़ी में पहुंचवा दो हमारे पास। कालाम से फिर हम, वो मेरा कज़न जो है वो अपनी गाड़ी से 10 साल गाड़ी फ्री में हमारी मेडिसिन आती रही, और वो हमें दवाइयाँ जो हैं कॉस्ट टू कॉस्ट मिली है। और इस तरह से हम 10 साल अपना चलाते रहे। पर उसके बाद फिर ब्राह्मण सभा को कोई दिक्कत आई, उन्होंने कमरे की डिमांड रखी कि हमें कमरा चाहिए, तो हमने छोड़नी पड़ी, वरना तो अभी भी हम चलाते। और उसमें एक और आप देखिए कि मैं बेसिकली फार्मासिस्ट नहीं हूँ, पर फार्मासिस्ट की एब्सेंस में 3 साल मैंने एज फार्मासिस्ट काम किया, खुद अपनी सेवाएं दी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम फ्री डिस्पेंसरी चलाते थे। उसमें हमारे खैर डॉक्टर साहब का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने हमारे से कोई चार्ज नहीं लिया। और कई बार जैसे दोस्ती के नाते वो दवाई देने, अगर मेरे को नहीं पता लगता था, वो उठ के खुद भी दवाई देने आ जाते थे कि यार ठहर मैं देता। तो ये एक सहयोग और उससे चला है। ये तो इंटेंट से ही चलता है ये। अब मैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
आपने ना एक अपनी बुक की बात की थी अभी बीच में, बुक की बात छेड़ी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कौन सी बुक आप लिख रहे हैं। और अभी एक आपने बताया भी एक बुक कंप्लीट हो गई और एक अभी थोड़ी बाकी है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कई बार बात की, क्योंकि हमें एक जगह सिरमौर की हिस्ट्री एक बहुत पुरानी स्टेट रही है, और हमारा शहर जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। एक बार सर दलीप सिंह जी, जिनके नाम सिंह जी, सिंह नहीं सिंह, SINH, तो वो सिरमौर आने का उनको, क्योंकि हमारे जो महाराज थे वो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे, और उधर वो भी प्लेयर थे, तो वो एक किसी उसमें नहान आए। तो जब उन्होंने ये नहान को देखा तो उन्होंने कमेंट दिया कि इफ़ आई वुड हैव सीन दिस प्लेस अर्लियर आई वुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड। इतनी सुंदर सा से वो प्रभावित हुए थे। इसी तरह से एक बार वाइसराय की सिस्टर नहान आई, अच्छा, तो वो भी इससे इतने प्रभावित थे कि इतना सुंदर शहर। और हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी है भारतवर्ष में नंबर 2, अच्छा, सबसे पहले कलकत्ता में थी, उसके बाद नाहन में थी। उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, 1621 में नाहन शहर बसा है। 1621 में महाराजा करम प्रकाश ने बसाया था। तो उस टाइम से हमारे देखिए शहर में ड्रेनेज सिस्टम, टैप्ड वाटर, इस तरह की बहुत सुविधाएं हैं। अब वो एक जगह हमें कहीं एकत्रित नहीं हो पा रही थी। कभी किसी बुक से आप कीजिए, कहीं आपको जानना है, तो उसके लिए दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें ये संकलन एक जगह हो जाए इसका सारा। तो उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ सिरमौर के नाम से एक बुक कंप्लीट कर दी है, जिसमें के लास्ट तक 1947 तक का विवरण दिया गया है, और पूरा कब हमारे वाटर सप्लाई आई, कब म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी, कितने हमारे हॉस्पिटल उस टाइम में, जानवरों का हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल नाहन में हुआ करते थे राजाओं के टाइम में। इस लेवल का डेवलप वो उस टाइम में, वो उस टाइम में। और हमारे जो बाजार थे वो कोबल स्टोन से बने हुए थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सफाई का इतना कि आप बाजार में थूक नहीं सकते थे, आपका बाजार में थूकने पे चालान होता था। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब अब तो, और वही जगह जो है अब हिमाचल के 12 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य है। और हमारी जो हेरिटेज है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म की जा रही है। हमारे जितने भी, अभी एक हमारे वहाँ पे अमर बोर्डिंग हाउस है, बड़ा मेरे को दुख होता है जब भी मैं वहाँ से क्रॉस करता हूँ, क्योंकि मेरा घर नीचे है, तो वहाँ से क्रॉस करता हूँ तो वहाँ पे एक आर्च टूट गया था। अच्छा, तो वो आर्च फॉर्म में था। तो हमारे जो इंजीनियर महोदय हैं, आजकल इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस आर्च को भी नहीं बना पाए। उसको इतना शैबी उससे वो किया है कवर कि देख के खुद को शर्म आती है। 1913 की बनी हुई है वो बिल्डिंग, और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आज भी हम मैच नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि उसको ही नहीं मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, उसके रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे कई रमणीक स्थान है नाहन में। अब लाल कोठी राजा के टाइम की बनी हुई है, एक पैलेस होता था, महल अपने आप में एक चीज़ था। तो इस तरह की चीज़ें मैंने वो सारी उसमें संकलन किए हैं, सब एक जगह इकट्ठी करके बनाई हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी जो वाटर सप्लाई है वो लगभग 20 किलोमीटर से है। नहर सवार एक जगह है, वहाँ से पानी आता है। और कैसे आता है? थ्रू ग्रेविटी। अच्छा, आपको कोई उसमें बिजली की आवश्यकता नहीं है। आज भी है वो? आज भी है, आज भी वो है शहर में। तो ऐसा शहर अब जो है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे लोग अगर रहें और है भी, और आप जिस तरीके से आप इस फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आपके अपने सिटी के ऊपर, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जब पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचेगा तो नाहन तो ऑलरेडी मानचित्र में दर्ज है, वो और भी अपनी वापस से ख्याति को वापस से प्राप्त ज़रूर करेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग ऐसी ऐसी धरोहर के बारे में जान पाएंगे, और हम भी चाहेंगे कि आगे ऐसी चीज़ों को बचा के रखना। और सर मैं इसी के साथ ना ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप इस हिस्ट्री पे लिख रहे हैं तो, लेकिन आपने इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी कि अगर नाहन यहाँ पे था फॉर एग्जांपल,
इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड फाइनली अगर वो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर अब आ गया है, तो क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जो कि आपकी स्टडी कहती है इस पे? मेरी स्टडी तो इसमें सिर्फ यही कहती है कि हमारे जो नेतागण हुए हैं उनमें कुछ ऐसी भावना रही है कि जो राजा ने किया है उसको मिटाना है। नाहन फाउंड्री आप सोच नहीं सकते, नाहन फाउंड्री होती थी। ये राजा का देखिए, हमारा विजनरी कैसे थे हमारे राजा। उन्होंने नाहन में जो क्रशर थे हमारे, शुगर केन क्रशर, वो भाई साहब फॉरेन में एक्सपोर्ट होते थे। सऊदी अरेबिया तक नाहन के क्रशर जाते थे। नाहन में जो पानी का सिस्टम था उसमें जो नलके के वो थे बने हुए, उसमें एक शेर की शेप के नलके थे। ऐसे उसको घुमाओ आप और उससे पानी आता था शेर के मुंह से। अच्छा। वो नाहन फाउंड्री के बनते थे। तो इस ऐसी सी चीजें बनती थी। और ग्रिल अनारकली के नाम से मशहूर थी, वो मिलती नहीं थी, कास्ट आयरन की ग्रिल उस टाइम में। नाहन फाउंड्री में हमारे, मेरे को नहीं याद है कि मैं कभी इससे लालटेन या दिए के उसमें पढ़ा हूँ। अच्छा। हमारे टाइम में, राजा के समय में, नाहन फाउंड्री में बिजली जनरेट होती थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या शहर था। उस बिजली से घरों में सप्लाई जाती थी, मेन घरों में जो थोड़ी हैसियत थोड़ी ठीक थी तो उनमें जाती थी। तो हम कभी दिए में नहीं पढ़े इस जैसे शहर को। और इस स्टेट का जो एरिया था, एक साइड में आपका जमुना, सारा आपका देहरादून, विकास नगर, ये सब एरिया सिरमौर स्टेट के अंडर आता था। दूसरी साइड में आपका नारायणगढ़ और पिंजौर, ये सब इसके अंडर आता था। ये एक बाउंड्री थी नेपाल से हमारी। अच्छा। और इधर हाटकोटी तक। हाटकोटी में जो मंदिर है वो महाराजा सिरमौर द्वारा बनाया गया था। नहीं मतलब मैं तो खुद ही अमेज़्ड हूँ बहुत सारी चीज़ें जानकर। आज तो मेरे को पहली बार पता चली, जब स्पेशली जब वो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात बताई। सही में कि लोगों का दुर्भाग्य है कि इतनी कीमती धरोहर को लोग संभाल के नहीं रख पाए। उसको जितनी ख्याति प्राप्त होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से उतनी शायद अभी तक नहीं मिली है नाहन को। उसमें ड्यू है बहुत कुछ। नाहन फाउंड्री में जो एम्प्लॉयमेंट थी, लगभग 1100 लोग काम करते थे उस समय में। विभिन्न जगह से लोग आते थे, हरियाणा से हैं, कुछ और हैं। तो वो लोग वहाँ पे, उनको एक रोजगार मिला हुआ था। वो पॉलिटिक्स कह लीजिए, कुछ राजनीति ऐसी चली कि वो फाउंड्री ही बंद कर दी गई। अब वो खंडहर में तब्दील हो रही है। कोई उसका के प्रॉपर उसका ये नहीं है कि हेरिटेज को संभाल के रखिए। सौभाग्यवश मेरे को थोड़ा विदेश जाने का भी समय मिला। तो वहाँ पे इटली में मैंने वही कॉबलस्टोन के मार्केट देखे। अच्छा। तो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हाँ। तो हमने वहाँ पे स्थानीय जो कार्यालय थे उनसे संपर्क किया भी, यार ये पता करते हैं ये क्यों, कहाँ से आए, हमारे तो ये हटा दिए गए हैं। हाँ। आज वो कॉबलस्टोन के मार्केट हमारे नहीं है। अच्छा, है ही नहीं मार्केट। तो उनसे हमें पता लगा, ज्ञान तो थोड़ा बहुत पहले भी था, कि ये कॉबलस्टोन जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। अच्छा। जितना भी पानी, क्योंकि उसमें बीच बीच में दरारें होती हैं, दो जब जुड़ते हैं हाँ। तो एकदम ऐसा नहीं है कि पानी एकदम बंद नहीं होते वो। हाँ। तो वो पानी जो है जमीन में जाता है, उससे रिचार्ज हो जाते हैं, वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है। अब उस टाइम में शहर में हमारे 5 तालाब होते थे और तालाबों की लोकेशन भी इस ढंग से बनाई गई थी कि एक रिज से पानी आएगा और वो तालाब भर जाते थे। अच्छा। रिचार्जिंग सिस्टम उस टाइम में कहाँ से ये दिमाग लाए होंगे या कैसे किया होगा। सारे तालाब, अब तो खैर तालाब कुछ तो बंद ही हो गए। तो ये हमारी पूरी धरोहर जो है, विरासत जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। जबकि विदेश में, रोम में आप देखेंगे कि एक पुराना किला जो है खंडहर के रूप में, उसको भी उन्होंने संरक्षित किया हुआ है पर्यटकों के लिए। हमारे तो ठीक ठाक जो चीज़ें थी वो भी खराब हो गई। तो बस इतना जानना चाहूँगा सर कि इटली आप गए थे, अपने पर्सनल ट्रिप के वजह से गए थे या हाँ, नहीं पर्सनल।
पसंद ये करके हमारा लेके गए थे। व्यक्ति शौक था थोड़ा घूमने का, कुछ देख रहे हैं बाहर क्या है, हाँ। तो उसमें ये था। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे सेवा भारती की अभी हम बात कर रहे थे, अगला मिशन क्या है सेवा भारती का? और जैसा कि हमने नाहन की बात की, तो नाहन को संरक्षित करने के लिए भी क्या सेवा भारती का कोई योगदान है? इसमें वास्तव में हमारा जो बेसिक कार्य है हम्म, वो सेवा से जुड़ा है। हम्म, इस तरह के हमारे अलग अलग प्रकल्प हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, पर्यावरण से अलग संबंध होता है, तो वो और काम करते हैं। आजकल जैसे हिमाचल में आपने देखा होगा कि मंडी एरिया, कुल्लू एरिया में बहुत भीषण बाढ़ आई तबाही हुई, है, हाँ। आपदा प्रभावित हुए हैं लोग, कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो उसमें हमारे स्वयंसेवक अच्छा। घर घर जाकर, अब उस स्थिति में वहाँ पर जाना ही एक अपने आप में एक बड़ा Challenge जोखिम है। भरा काम हाँ, है। हाँ। और वो घर घर जाकर उनको राशन किट, बिस्तर, खाने के बर्तन और इवन बनाने के बर्तन और गैस चूल्हे तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कार्य सेवा भारती ने संभाला हुआ है। अभी वहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया था कुछ दिन पहले, तो सेवा भारती ने वहाँ लोगों को फ्री खाना खिलाया। अच्छा। ये हमारे स्वयंसेवक मंडी एरिया के और के मिलकर गए हैं। तो और इस कार्य में हमारे जो हिमाचल के प्रधान हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, महासचिव रणदेव जी, ये लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने वहाँ जाकर विजिट किया और उसका पूरा सुपरवाइज किया कार्य। और अब एक हमारा प्रपोजल चली हुई है कि हर जिले से कुछ हमारे में से लोग वहाँ जाएंगे और अब अपनी सेवाएं देंगे। सर, स्वयं सेवक की भी आप बात कर रहे थे, ठीक है, ये जाते हैं, ये सेवा करते हैं। मेरे को दो चीज़ें जाननी है। एक तो ऐसा क्या इनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये मतलब सेवा भाव से जुड़ जाते हैं, जबकि इनको भी पता है कि वहाँ बाढ़ आई हुई है। तो कोई इंडिविजुअल ये सोचेगा अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए भी खतरा है, लेकिन वो फिर भी जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या समझाया जाता है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? एक और दूसरा, ऐसा ही कोई कहानी किसी भी स्वयं सेवक के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए, एक तो मैं इसमें अपने हमारे राकेश जी हैं, जो जब मैं सेवा भारती से जुड़ा मेरे को मेन जोड़ने वाले वही हैं। तो एक दिन वो हमारे एक वरिष्ठ स्वयंसेवक राजीव जी के साथ घर पर आए, तो उन्होंने मेरे से अनुरोध किया कि भाई साहब आप सेवा भारती में जुड़िए। तो खैर हमने एक सदस्यता फॉर्म है भर दिया, जो भी छोटा उसमें वो था वो किया, फिर वाइफ को भी जोड़ा। तो उसके बाद वो जब ये हो गया तो कहने लगे कि आप अध्यक्ष का कार्यभार संभालिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अभी मैं डिस्पेंसरी के कार्य में व्यस्त हूँ और 2 जगह कार्य संभालना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने उनको एक और सुझाव दिया कि आप उनसे मिलिए। वहाँ गए, वो बात नहीं बनी, तो ये बात थोड़ा यहीं पे ठप हो गई। उसके बाद फिर जब ये डिस्पेंसरी बंद हो गई, उनको फिर पता लगा तो उन्होंने फिर संदेश भेजा कि भाई साहब अब तो आपकी डिस्पेंसरी तो बंद हो गई, अब आप क्या कर रहे हो? मैं कहा बोलिए, आप सेवा बताइए। कि सेवा क्या बताइए, आप आइए। तो अचानक से एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने मुझे इसका दायित्व दे दिया गया। हमारे में कोई पद नहीं है, हम इसको दायित्व बोलते हैं। अच्छा। ये हमारी एक जिम्मेवारी है। आज हम इस पे हैं तो ये जिम्मेवारी है, कोई पद नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो यही सज्जन अभी पीछे, अभी की एक इंस्टांस इनका एक मेरे को याद आता है। आजकल ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेवा भारती के। पहले ये जिला प्रचारक होते थे सिरमौर में, जब इन्होंने मेरे को इससे जोड़ा था। तो आजकल वो, तो ये हमारे नाहन आए प्रवास पे। अब नाहन आए तो खाने का प्रबंध, ये खाना होटल में नहीं खाते। देखिए इनके, आप जीवन को देखिए, आप इनके त्याग, इतना त्याग और निस्वार्थ सेवा भाव कि ये बाहर खाना नहीं खाते। तो अचानक से आए तो मेरे को पता था कि बाहर नहीं खाएंगे, तो मैंने घर पे खाने का प्रबंध किया। तो खैर इन्होंने घर पे खा। अब रात को रुकना था, तो कार्यालय है, कहते मैं वहीं रुकूंगा। ये कार्यालय में रुके, घर पे नहीं रुके। देखिए, उसके बाद फिर मैं जब रात को हम चलने लगे तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब सुबह, क्योंकि रात के समय इनका खाने का भी जो है बहुत ही सूक्ष्म, और हर चीज़ ये नहीं खाते कि जी हम
जैसे होता ही है कि घर में आए हैं तो बिल्कुल। थोड़ा आदमी हाँ। कोई अच्छा हाँ कोशिश करता है, पर इन्होंने कहा जी मैं पनीर नहीं खाता, मैं ये दही नहीं खाऊंगा, मैं ये सलाद नहीं खाऊंगा, तो ऐसे चला। तो मेरे को सादा लगा खाना। कि भाई यार ये तो समस्या रहेगी, सुबह के लिए इन्हीं से पूछ लेता हूँ जी आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे। तो मैंने इनसे बात की, मैं कहा भाई साहब आप सुबह फिर किस टाइम आऊँ मैं आपको लेने, कि भाई साहब ऐसा है, हाथ जोड़ के उन्होंने मेरे से विनती की कि हम एक प्रवास के दौरान एक स्वयंसेवक के घर में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। देखिए मतलब एक भाव देखिए आप सेवा का, कि सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, हम दोबारा उस घर में खाना नहीं खाते। मैं कहा फिर ऐसे अगर प्रबंध हो ना हो, कहते कुछ नहीं, भूखे रह लेंगे। अगर सर मैं आरएसएस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी जुड़ी रही है आरएसएस के साथ साथ। अगर मैं इसके बारे में बात कर सकते हैं क्या हम लोग? ना तो बहुत बार इसके ऊपर बैन लगाया है आरएसएस के ऊपर। एक तो ये एक तो सबसे पहले जब गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे सबसे पहली बार बैन लगा था उनके ऊपर। और दूसरी बार कुछ ऐसे उनके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं कि वो या तो एक पर्टिकुलर धर्म के विरोध हैं, या फिर उनके अंदर ही जातिवादी भी बहुत है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों के? ये देखिए, ये एक राजनीतिक खेल है, ठीक है। जहाँ तक जातिवाद का सवाल है, हमें वास्तव में इनडायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम आपके अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाएं। अच्छा। अब जैसे मैं इनको नाम ले रहा हूँ राकेश जी, हालांकि ये पूरा नाम नहीं है, राजीव जी पूरा नाम नहीं है। हाँ। मेरे को भी वो संबोधित करेंगे योगेश्वर के नाम से, गौतम नहीं है। हमारे आजकल जिला के जो वो हैं संघ चालक, तो उनका नाम विजेंद्र शर्मा है, पर नहीं, विजेंद्र जी के नाम से जाने जाएंगे। तो ऐसा कोई जातिवाद नहीं है हमारे। जब ये वो चलते हैं वर्ष होते हैं कि प्रथम वर्ष किया आपने, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, हालांकि मैंने कोई नहीं किया है, पर उसमें भी ऐसा होता है कि अभी एक पौंटा में लगा था, तो अचानक से मेरे को फ़ोन आता है कि भाई साहब ऐसे से हमारा वर्ग चल रहा है और उसमें खाने की व्यवस्था, तो मैं कब कुछ नहीं बनवा देते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे, और घर में भी सिर्फ एक चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे। भाई जैसे दाल करनी है अभी 50 लोगों के लिए, तो दाल आपके घर से आएगी। अच्छा। चपाती, मैं कहा फिर चपाती कितनी, कि ना, वो भी एक संख्या है, एक घर से 10 चपाती, ताकि किसी को ये ना लगे कि किस जाति के घर से आ रही है, हर एक वर्ग से उठाएंगे वो। अच्छा। ये एक हमारा एक सिस्टम है ये आरएसएस का। वो भी ना किसी को पता है आपको कहाँ से आई है, ना आपको पता है कि आपके वर्ग में आपके साथ कौन बैठा है। कभी हमें ये शिक्षा नहीं दी जाती। जातिवादी तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे समाज को बांटने का कार्य हो रहा है। जो काम मैकॉले और उन्होंने किया था अंग्रेजों ने, डिवाइड एंड रूल, वही हमारी जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने किया। तो इसमें कहीं भी ऐसा कोई भाव मेरे को नजर नहीं आया। जहाँ तक अब महात्मा गांधी जी का है, मर्डर का केस है, तो इसमें नाथूराम गॉडसे जी एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र की। आपको ये पता है कि उस मर्डर के बाद वो हमारे सदस्य नहीं थे, परंतु उन्होंने किसी कारणों से, उस पर भी कोई खास वजह रही हैं, महात्मा गांधी जी की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं अपीजमेंट की टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि वो उन्होंने काम किया। और जबकि वो कभी भी आरएसएस से प्रेरित नहीं थे, ना उसके आरएसएस वो करता है, तारीफ करता है भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हम नहीं मान। पर हमारे ब्राह्मण परिवारों के लोगों को कितनों को कत्ल किया उसके बाद जब ये मर्डर हुआ, उसके बाद पूरे ही लोगों को कत्ल कर दिया गया। बताइए आप, ये कहाँ तक का न्यायोचित काम है? अगर मैं कोई गलती करता हूँ और आप पूरे मेरे खानदान को खत्म कर देंगे, तो कहाँ ये न्यायोचित है? बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। तो इस तरह के कार्य जो हैं, ये तो कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, पर हमारा तो काम ये है, हम तो ये भी कहते हैं कि इवन मुस्लिम भी जो हैं, जीन्स उनमें भी हमारे ही हैं। 99% मुस्लिम जो हैं वो कन्वर्ट हैं। अभी भी पीछे जो, जैसे हम कंसंट्रेटर देते थे,
तो उसमें आवश्यकता हम ये नहीं पूछते कि आप मुस्लिम हैं आपको नहीं देंगे या आप हिंदू हैं आपको देंगे, नहीं। अभी मैंने खुद ही जब शुरू किया देना तो एक सज्जन का फ़ोन आया कि जी मेरी लड़की सीरियस है और ऐसे मैं आ रहा हूँ और पता लगा है कि आपके पास कंसंट्रेटर की, ये कोविड काल की बात है, कंसंट्रेटर की आवश्यकता है। हमने बेहिचक उसको बिना नाम पूछे कि भाई साहब हमारी ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आइए आप पूरी कीजिए और ले जाइए, और दिया उसको। उसके बाद दोबारा उसको आवश्यकता पड़ी तब भी दिया। हमारा ये भेदभाव नहीं है। समाज सेवा मतलब समाज की सेवा। और हम तो ये कहते हैं कि सारा संघ क्या है, हम सब संघ हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जितने भी ये कार्य होते हैं इसमें हम बाहर से फंडिंग एक पैसे की नहीं लेते, ये सब हमारे अपने लोग ही करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे कहाँ विदेश से फंडिंग आ गई और या कहीं और से आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ समाज, हमारा हिस्सा है, समाज से लेते हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि समाज में ये जातिवाद की जो बातें हैं ये ज़्यादा बढ़ गई है। धर्म को या फिर देश को बांटने की बातें, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक तो लोग भाषा के ऊपर बट चुके हैं और भाषा से पहले धर्म के ऊपर बटे हुए हैं, और फिर अब जातियों के ऊपर भी एक पर्टिकुलर, अगर मैं पर्टिकुलर कैटेगरी के नाम ना लूँ, उस तरीके से बात करूँ कि जो लोग हर व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब को मानता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को हिंदू कहलाना नहीं चाहता। इसके पीछे का क्या कारण है और इसके क्या दुष्परिणाम है आज के ज़माने में, और इससे किस तरीके से यूथ को बचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, अब आपको शायद मालूम है या नहीं, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो ब्राह्मण परिवार से थी। अब बताइए आप। तो ये मतलब उस टाइम में भी, और जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे परिवार में हमें कभी ये नहीं बताया कि ये हरिजन है, इसको नाम से पुकारना है या इससे ऐसे बिहेव करना है। हमें सदैव यही बताया गया, आपसे बड़े हैं, आयु के हिसाब से अगर बुजुर्ग मतलब ग्रैंडफादर की उम्र के हैं तो उनको बाबा जी के नाम से प्रबोधन कीजिए, चाचा जी, ताया जी, बुआ, चाची, इस तरह से हमें ये सिखाया गया है। और उसी तरह वो लोग हमारे साथ बिहेव करते थे। अब जैसे हमारे फादर कर्मकांड करते थे तो हर जाति के लोग उनके पास आते थे। हाँ। हरिजन भी आते थे। इवन हमारे यहाँ सिकली घर सरदार हैं, वो लोग भी आते थे और बैठ जाते थे, इकट्ठे ग्रुप आता था, पंडित जी ये मुहूर्त निकालना। कभी उन्होंने कुछ नहीं। ये जरूर था कि वो आदमी की अपनी स्थिति देखकर उनसे कोई लेना या नहीं लेना वो उनका अपना कार्य था। वो तो ऐसे कार्य भी करते थे कि किसी के घर शादी कराने गए और देखा कि भाई पता है कि भाई कमज़ोर हालत में है, तो नेचुरली होता है कि वो पंडित जी को दक्षिणा देगा, वो चुपचाप लेंगे, जेब में डालेंगे, जेब में जितने पैसे हैं वो भी निकाले और चुप उसको कि भाई ये मेरी तरफ से अच्छा बच्चे के लिए ये मेरे, वो कहना ना तेरे को थोड़ी दे रहा हूँ, बच्चे के लिए है, इसके उसमें योगदान अपना दे देते थे साथ के साथ। तो मैं वही चाहता हूँ कि आज के समाज को, यानी आज के यूथ को आप किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, और जो भटक गए हैं इस तरीके के वाद विवाद से, जो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया पे, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यूथ के पास कोई ऐसा मैसेज जाए जो कि समाज को तोड़े ना, जो समाज को जोड़े। ऐसा क्या समझने की ज़रूरत है यूथ को आज के? सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ बहुत चल रहे हैं। हम बेसिकली कुछ और हैं, कुछ और नाम से हम उस पर डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें इन चीज़ों में थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सेवा भारती जो है वो आजकल संस्कार केंद्र खोलने पे चली हुई है। हम लोग जो संस्कार केंद्र खोल रहे हैं, अब नाहन में ही हमने रिसेंटली 4 संस्कार केंद्र खोले हैं। उसमें हम 5 से 10 साल के बच्चों को लेते हैं, जिसमें कि उनको एक शिक्षक होता है जो हमारे पूरी धर्म के बारे में, वैदिक संस्कार, सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, बुजुर्गों से कैसे बिहेव करना है, उनसे कैसे बात करनी है, इस तरह की शिक्षा देता है। कुछ हमारे मंत्र, कुछ और पूजा पद्धति
इस तरह के काम बताता है। फिर उनको शारीरिक शिक्षा, जैसे शाखा लगती है उसमें वो शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देता है। इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे जो हैं एक तो नशे से दूर रहेंगे। वो भटकाव जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं नशे का भी एक अपना बड़ा भारी प्रभाव है। तो उससे दूर रखने के लिए हम बच्चों को इस तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ताकि अपने वो उनको पता लगे कि भगवान क्या है, क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे। हमें तो अंग्रेजों ने लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड थीव्स, ये बना दिया था, बेगर्स बनाया हुआ था। हाँ। जबकि अगर आप हमारी पुराने उसमें जाएं संस्कृति में, तो उस समय में हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बैठे, बताइए आपके जो आपका ग्रहण लगता है उसकी कैसे कैलकुलेशन की हो, सटीक कैलकुलेशन वो सही निकलती है, जबकि अब के नहीं निकाल सकते। वराहमिहिर ने जो निकाली है, अब बताइए, वो ज़्यादा एग्जैक्ट है बनिस्बत के बाद में जो निकली है। तो हमें तो, और हमारी अगर पुरानी आप मंदिरें देखें उस कैसे वो हम सोचते हैं कि ये इतना भारी पत्थर कैसे ऊपर पहुंचाया होगा सही बात ये है। कैसे बनाया होगा। उस टाइम तो कहीं जेसीबी या कुछ, हम जब पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यार रामायण में ये पुष्पक विमान क्या है, ये कैसे हो सकता है। सही बात है। पर अब ये सब लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल सच्चाई है। अब हमारे एक मंदिर है सरहा में, तो वहाँ पे भूर सिंह देवता मंदिर, तो वहाँ पे इतनी हाइट पे है, तो वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ से बैठ के महाभारत युद्ध देखा गया। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम में जो आजकल का हमारे टेलीविज़न या ये आ गए हैं, उस टाइम में भी इसका मतलब विकसित थे। हाँ, धीरे धीरे ये ख़त्म हुए, फिर ये दोबारा शुरू हुई, ये प्रोसेस अब दोबारा चल रहा है। दोबारा स्टार्ट हो गया। जबकि हमारे समाज में ये पहले था। अगर आप अब कनकपुर हैं, जैन टेम्पल पूरे मार्बल से बना हुआ है। हाँ। एक साइड आप खड़े हो जाइए और सुई की नोक पे पूरा उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। हाँ। एक एक उसमें, तो इतनी उसमें कैसे आई ये कला। अगर हम इतने पिछड़े हुए थे तो ये कैसे। सही बात है। और जबकि हिंदुस्तान के तो आप मंदिर अभी भी देखिए, कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हो रही है शिव मंदिर के पीछे। शिव मंदिर के पीछे। हाँ। तो हमारे जो पूरे जो रूलर हुए हैं उनकी देखिए, हमारे को जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है ना, वहीं से हम खत्म हुए हैं। हाँ। इवन हमारे में अपने में भी कमी आई है। बहुत सारी कमियां हैं। हम जो, क्योंकि आज अगर हम अपना जो पारिवारिक कार्य था वही करते, मेरे अपने ही कुछ कजन चाचा वगैरह बात करते हैं कि अगर हम भाई साहब से सीख लेते तो आज हमें क्यों इधर उधर धक्के खाने पड़ते। सही बात है। ये अपनी हमारी परंपरा, जो हमारे पास पुराने ग्रंथ थे, अब वो सब कुछ भी नहीं है। सही बात तो इस तरह से है। तो सर हमने इतनी सारी बातें की भी नाहन को लेके, ठीक है, हिस्टोरिकल और ये सारी चीज़ें, और सिरमौर की जब बात करते हैं तो ऐसे कौन से कुछ मतलब यूनिक या हिस्टोरिकल पॉइंट्स है जो कि आज यूथ को पता होने चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, कुछ टेम्पल हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। हमारा एक्चुअली में हमारे परिवार का संबंध जो है राज परिवार से रहा है। राज परिवार में जो कर्मकांड वगैरह का कार्य होता था वो हमारे परिवार के सदस्य ही करते थे। अच्छा। और परिवार में जैसे राजाओं की गद्दी चलती है, इसी तरह से हमारी ये भी चलती थी। अच्छा। घर का सबसे बड़ा बेटा इसका उत्तराधिकारी होता था, और इसमें हमारे फादर जो हैं वो लास्ट रहे हैं, क्योंकि वो भी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे पूरे ख़ानदान के, तो उन तक ये चली है। हमारे राज परिवार की लड़की श्रीमती पद्मिनी देवी, महारानी पद्मिनी देवी, ये इनकी शादी जयपुर में हुई है। तो जयपुर एक आपको पता है कि बहुत बड़ी स्टेट है, तो वहाँ से अब उनकी आगे बेटी है दिया कुमारी जी, जो कि अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो इस तरह से अब उन्होंने अभी भी अपनी परंपरा को आगे रखते हुए अपने दोहते को दक्षराज सिंह, हमारे नाहन के राज परिवार में नाम के आगे सिंह नहीं लगाया जाता। जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो प्रकाश लगा दिया जाता है। तो अभी अभी उन्होंने उनका
उनको सिंहासन पे बिठाया और राज तिलक हुआ। आजकल जो महाराज हैं नाहन के, वो लक्ष्य राज से प्रकाश है। तो ये हमारे पद्मिनी देवी जी के दोहते हुए लड़की के लड़के, दिया कुमारी जी के लड़के हैं। जबकि इनका दूसरा बेटा जो है उसको जयपुर के रियासत का जिम्मेदारी सौंपी गई है। पद्म नाम सिंह जी, वो सिंह जी लगाते हैं पर ये, और इसके लिए भी देखिए आप, उन्होंने जो हमारे रॉयल फैमिली के अजय बहादुर जी हैं उनसे पहले उनको अडॉप्ट कराया गया ताकि उनको नाहन का गोत्र मिले। पूरी एक संस्थात्मक जैसे पुराने समय में होती थी उसी प्रथा को इन्होंने चालू करते हुए पहले उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उसको वहाँ का गोत्र मिला नाहन का, नाहन के राजा का, फिर उनका राज तिलक हुआ। और एक ये बड़ी भारी एक उत्सव था। इसमें पुराने राज परिवारों के बहुत सारे लोग आए, सम्मिलित हुए और बाकायदा हम भी उसमें वहाँ पर थे। तो इस तरह से ये राज परिवार हुआ। और वहाँ पे जो नाहन का वैसे बसने की थोड़ी सी, मैं कैसे नाहन आया ये बसा है। ये हमारे महाराजा करम प्रकाश जी शिकार खेलने के लिए आए थे, तो एक स्थान पे इनको एक महात्मा जी मिले, बनवारी दास जी, जो कि अपने तपस्या में मग्न थे। 2 शेर उनके पास बैठे थे। तो महाराज पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि स्थान बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने उनसे आज्ञा ली कैसे से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप महल इसी स्थान पे बनाओ। तो वहाँ पे वो उन्होंने 1621 में वो महल बनवाया उसी स्थान पे, और उस जगह को प्रिजर्व करते हुए वो खेड़ा जी महाराज के नाम से रखा। अंदर अब भी वो है, और उसका एक जो हिस्सा है वो एक बड़ा चौक शहर है, शहर का एक बाजार है, वहाँ पे भी खेड़ा जी महाराज गए हैं। अब जब भी वो खेड़ा जी महाराज की पूजा होती है तो उस दिन राजमहल पूरा खुला होता है लोगों के लिए दर्शनार्थ। तो इस तरह से है। अच्छा, एक जगन्नाथ मंदिर नाहन में, या तो जगन्नाथपुरी में है या नाहन में है। ये भी एक बड़ा पुरातन काल का मंदिर है जो कि राजाओं ने बनवाया था। अब इसमें भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा भी निकलती हर साल, अभी भी जुलाई में थी। बिल्कुल। तो उसमें नाहन की भी पूरी यात्रा, जिसमें हमारा पूरा यूथ, पूरा समाज जुड़ता है। मतलब कई हजार लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसी जगन्नाथ यात्रा का जो आयोजन करते हैं, अब उन्होंने शहर के में मंदिर होने की वजह से, कि ये शायद दूसरा मंदिर है भारत में पुराना जगन्नाथ जी का, तो उसके लिए हम 5 द्वार बनाए जा रहे हैं इसके उसमें। तो उन द्वारों के मतलब पूरी ब्यूटिफिकेशन होगी, बाकायदा बड़े अच्छा कार्य चल रहा है। तो एक तो ये हो गया, ये भी एक रमणीक स्थान है। इसमें पुराने जो समय की चीज़ें रखी हुई हैं वो भी है। महाराजा सिरमौर के पैलेस के आगे भी, क्योंकि बनवारी दास जी के पास 2 शेर थे, तो 2 शेर गेट पे अभी भी मूर्तियाँ उनकी लगी हुई। इसी तरह से हमारे एक कालिस्थान मंदिर है। एक हमारी महारानी जो थी, तो वो इससे टिहरी गढ़वाल साइड से थे, तो वो वहाँ से एक पिंडी लाए थे। तो उस पिंडी को वो वहाँ पे स्थापित किया गया। अब वो कालिस्थान के नाम से मशहूर है। वहाँ पे एक हनुमान जी के बड़ा विशालकाय मूर्ति है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। एक हमारे जो नाहन में हैं 3-4 मंदिर और हैं, जो कि जैसे अपना इसका बोलते हैं आप रघुनाथ जी का मंदिर है, जो कि आजकल ब्राह्मण सभा के पास है। तो इस मंदिर का ये कुछ अपने व्यक्तिगत संपत्ति थी लोगों की, कुछ लोगों ने उनको दिया था। बिल्कुल। तो अब वो मंदिर अधिग्रहण के लिए वो हमारे पिताजी के पास आए कि जी आप ये मंदिर ले लीजिए, आप इसके संभालिए, आप रेख देख कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मंदिर, क्योंकि हमारे उसमें मंदिर का पूजा का या वो लेना जो है थोड़ा ठीक नहीं मानते, तो उन्होंने ये मंदिर जो है
ब्राह्मण सभा के नाम से अधिग्रहित किया, बाकायदा उसके रजिस्ट्री काफ़ी प्रॉपर्टी साथ है, तो वो अब ब्राह्मण सभा देख रही है। ऐसे ही हनुमान दास जी का मंदिर है एक, वो समर्पित है हनुमान जी को, बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, वो भी दर्शनीय स्थान है। एक मंदिर है हमारे कुल देवता का मंदिर है पौड़ी वाला, जिसको के स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, तो इन्होंने ये रुके, उस स्थान पे रुके। अब उस स्थान पे तितलियों ने उसको इस तरह से घेरा कि वो भगवान की मूर्ति वहाँ से उठा ही नहीं सका। अब वो शिवलिंग के रूप में नेचुरल वहाँ पर स्थापित है। उसके बारे में ये कहा जाता है, और जो हमने देखा है कि एक तिल के हिसाब से वो हर साल बढ़ता है, उसकी वहाँ पूजा की जाती है। बड़ा दर्शनीय स्थान है और दूर दूर से लोग उसमें आते हैं। इसी तरह से एक मंदिर त्रिलोकपुर है जो नाहन से लगभग 20 किलोमीटर है। उसकी कहानी ये है कि एक लाला जी होते थे, तो वो नमक का व्यापार करते थे। नमक लेने वो यूपी के किसी जगह गए, तो वहाँ से बोरी जैसे लाए, तो वो बोरी में वो पिंडी आ गई देवी की। वो नमक तोलते रहे, देते रहे, वो ख़त्म ना हो। फिर उसको स्वप्न आया कि मैं ऐसे से उसमें हूँ। अब उसकी तो हैसियत नहीं थी, उसने राजा से बात की, तो महाराज सिरमौर ने फिर वो उनकी पिंडी वहाँ स्थापित की। अब वो भी बाला सुंदरी के नाम से एक बड़ा मशहूर मंदिर है, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती है। और आगे अगर आप जाएं थोड़ा, तो रेणुका जी, आपने परशुराम जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने उनकी माता जी 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रिय तो क्या, उन्होंने एक्चुअल में ये अन्याय के खिलाफ एक युद्ध था। ये जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र थे, तो सहस्त्र बाहु जो है इनके मौसा लगते थे रिश्ते में। तो कहीं एक बार वो रेणुका जी आए, वहाँ पे उनकी जो सेवा हुई, वो उससे इतने प्रभावित हुए कि यार ये एक ऋषि भिखारी टाइप आदमी ने इतना मेरी सेना और उसका इतना कैसे आदर सत्कार कर दिया। तो उसको पता लगा कि उनके पास कामधेनु गाय है, और ये सब इसकी कृपा से हो रहा है। तो अब राजा था, उसने तो कामधेनु गाय को ले गया और उनको मारना पड़ा ऋषि को। जब परशुराम जी वापस आए, जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने पहले तो उनको जीवित किया तपस्या से अपनी, और फिर उसका नाश, शस्त्र बाहु को। तो वहाँ पे भी बड़ा एक रेणुका जी की वहाँ पे जो आकृति है, एक नेचुरल झील है प्राकृतिक, उसका ऐसा लगता है कि जैसे कोई लेडी, स्त्री अपना बाल खोल कर पड़ी हुई है। अगर आप उस झील को एक एंगल से देखेंगे तो आपको वो प्रतीत होगा। और ये एक नेचुरल झील है, ये कभी बनाई नहीं गई, पूरा इसमें हमेशा पानी रहता है। और वहीं पे भगवान जमदग्नि ऋषि का एक जामू में मंदिर है, बहुत पुराना, और रेणुका जी का मंदिर यहाँ है रेणुका जी में। और यहीं पर हमारे भगवान विष्णु के अवतार, 9 अवतार मंदिर भी हैं। ये भी एक बड़ा दर्शनीय स्थान है। गिरी नदी भी यहीं पे बहती है। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे वहाँ पर है जी। और एक मंदिर अभी बना है हरिपुर धार से आगे, भगियाना माता मंदिर, जो कि इतनी हाइट पे है कि पूरा आपको किन्नौर वहाँ से और उत्तराखंड दिखता है। ये कास्ट शैली में बना है, और इसका ये है कि इसने किसी राजा को मुगलों के जेल से छुड़वाया था। तो उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जहाँ भी मैं होऊंगा वहाँ तो आप होंगे। तो भगियानी माता के नाम से मशहूर है। सर, सबके साथ तो वार्तालाप इसी तरीके से अब मेरे को लगता है कि चलती रहेगी, और मैं आशा और ये उम्मीद करता हूँ कि सर, ये आप पहली बार आए हैं लेकिन ये आखिरी बार नहीं है, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपके पास है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वी वुड नॉट बी एबल टू समराइज इन वन पॉडकास्ट। तो ओवर टू यू मनोज।
एंड फाइनली दर्शकों को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि नाहान के बारे में या सिरमौर की हिस्ट्री के बारे में, इवन दो आरएसएस और उनके कार्यों के बारे में, और सबसे बड़ी बात कि गौतम परिवार और उनके जन कार्यों के बारे में आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच चुकी होगी। इसी तरीके की वैल्यूएबल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।